प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बयानों पर बवाल हो रहा है। मेरा निजी मत है कि उन्होंने सच कहा है, पर उन्होंने पूरा सच नहीं कहा है और अर्ध सत्य जो है वो झूठ से भी ज़्यादा भयावह होता है। उसका नतीजा समाज के लिए बहुत बुरा होता है। मैं आशा करती हूँ संत समाज के लोग आगे आएंगे और पूरा सच भी कहेंगे और उसके निवारण हेतु जो सही कदम है उसको कहने की भी, स्पष्ट शब्दों में कहने का भी साहस दिखाएंगे। अन्यथा वे हिंदू समाज के साथ बेईमानी कर रहे होंगे। ये आश्रम वगैरह जो चलते हैं और ये संत वगैरह जो अपना ही प्रवचन वगैरह देते हैं, इसका सारा खर्चा हिंदू समाज उठाता है। इसलिए संतों का धर्म है कि वे पूर्ण सत्य को साहस के साथ विषम परिस्थितियों में कह दे ताकि समाज का और बुरा न हो। प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी ने एक शुरुआत भले की है जो कि अत्यंत स्वागतीय है, स्वागत योग्य कदम है। साध्वी ऋतुंभरा जी ने भी शुरुआत की है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है और अगर यहीं पर रुक गया तो ये अत्यंत दुखद होगा और हिंदू समाज के साथ धोखा होगा। सत्य यही है कि ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ लड़कियों की चरित्र हनन कर रहे, ऐसा नहीं है। ये सच है, समाज का सच है, लेकिन इससे भी बड़ा सच है कि समाज का माहौल ऐसा बनाया गया है कि ये लड़कियां खुद ही फंसी हुई है। एक तरीके से आप आज के समाज की हिंदू बेटियों की स्थिति ट्रैफिकिंग करके जीबी रोड और कमाटीपुर और सोनागाछी में लाई गई छोटी 12-13 साल की नाबालिग बच्चियों से कर सकते हैं। अगर वहाँ पे जो माहौल है रेड लाइट एरिया में, वहाँ पे अगर इन छोटी छोटी 12-13 साल की बच्चियों से उम्मीद की जाए कि वे अपनी पवित्रता बनाए रखेंगी, तो ये सबसे बड़ा आडंबर होगा सभ्य समाज का। ऐसे समाज पे थूकना भी गलत होगा। कहते हैं ना कि कमज़ोर आदमी घर में आके अपनी मिसेस को पीटता है, जबकि ताकतवर आदमी बाहर की दुनिया में लड़ लेता है। हिंदू समाज की भी वैसी ही हालत हो चुकी है। ये साहस करके इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि समाज का माहौल ही गंदा है, जिसमें बच्चियां फंस जा रही खुद ब खुद। अब वो कैसे हो रहा मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ जो हिंदू मैरिज एक्ट पारित किया गया, ये शरारतीपूर्ण था। ये पूरी तरह से गोबर बुद्धि की विधर्मियों के साथ सांठगांठ के चलते पारित हुआ। न हमारे यहाँ ही कोई वर्ग है जो अत्यंत मेधा बुद्धि संपन्न है और खुद भी बड़े पदों में बैठना है, जिसे और अपनी आधी आबादी को भी बिठा देना है बड़े पदों पे, इनका काम रहा हो। क्योंकि गोबर बुद्धि को अक्षरदान इसी समाज के एक गुरुजी ने दिया था और उसके बाद गोबर बुद्धि विदेश गए और वहाँ से उन्होंने कुछ फर्जी और रद्दी किस्म की मोटी मोटी डिग्रियाँ ला के हिंदुस्तान में जब लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे थे, तब ये महाशय अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे और उसको ये बहुत बड़ी उपलब्धि बनाकर आज के समय हमें दिखाया जाता है। खैर जो भी हो, ये हिंदू मैरिज एक्ट अत्यंत शरारतीपूर्ण है। खैर अब हम आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के शरारतीपूर्ण उद्देश्य पर। इसका मकसद था हिंदू बेटियों को विवाह के दायरे से बाहर उपलब्ध कराना और इसके चलते स्नेह हिंदू को का दोहन होगा विधर्मी समाज में और सतह के नीचे राष्ट्रता बदलेगी और जो बाकी लड़कियां रहेंगी जो विवाह के दायरे में समाहित नहीं होगी या विधर्मी कोक नहीं बनेंगी, उनको विदेशी मार्केट में या देश के ही रेड लाइट एरियाज में होशियारी के साथ बेच दिया जाएगा। और यह अब भी चल रहा है, जिसको कि भ्रूण हत्या के चलते लिंग अनुपात के बिगड़ने की आड़ में चलाया जा रहा है। हमारा देश सिर्फ पिंक कॉरिडोर नहीं है, यानी कि बफलो मीट की आड़ में गो हत्या करके बीफ एक्सपोर्टर ही नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा, बल्कि अगर ठीक से जांच हो
और CISF, BSF और फौज के बड़े कमांडेंट लोगों के गले में जल्दी टायर दे के अच्छे से पूछताछ हो तो पता चलेगा कि सिर्फ देश के रेड लाइट एरियाज ही नहीं, विदेशी मार्केट में भी हिंदू बेटियों को बेचा जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के चलते हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस गोबर बुद्धि ने ये सब पारित किया अपने समाज की भलाई कह के, उसी समाज की बेटियां सबसे ज़्यादा देश विदेश के रेड लाइट एरियाज में बेची जाती है। देश के अगर किसी भी रेड लाइट एरिया में जातिगत जनगणना हो तो सत्य सामने आ जाएगा। इसके बावजूद पता नहीं क्यों संविधान का माथा पीट के इस हिंदू मैरिज एक्ट को बरकरार रखा गया है, या इसको बदलने की, इसको रद्द करने की अगर कोई भी कोशिश हो तो पूरा समाज क्यों जो उतर आएगा। क्या वाकई में ये हिंदू समाज की आवाज़ होगी, या ये शरारतीपूर्ण देशद्रोही ताकतें और विधर्मी ताकतों का साठगांठ होगा जो हिंदू मैरिज एक्ट को रद्द ही नहीं होने देगा। या फिर हमारे समाज के भीतर ही अत्यंत मेधा बुद्धि संपन्न लोग हैं जो खुद समाज में वर्चस्व बनाए रखने के लिए समाज में ऐसी एक गंदगी को फैलाए रखे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का होना पूरे हिंदू समाज, खास करके ब्राह्मण समाज के लिए एक कलंक है। ब्राह्मणों को आगे आके इस एक्ट को रद्द कर देना चाहिए। और जब तक का ये हिंदू मैरिज एक्ट रद्द न हो जाए, किसी भी धर्माचार्य, खास करके ज़्यादातर धर्माचार्य वगैरह ब्राह्मण समाज से ही है, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है बड़ी बड़ी बातें करने का। जब वे ऐसा करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट को रद्द करने की मांग रखे बगैर, तब वे खुद संदिग्ध नजर आते हैं। मैंने आशा की थी कि अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी और साध्वी ऋतुंभरा जी हिंदू मैरिज एक्ट को रद्द करने की बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके मुझे बहुत दुखी किया है और मेरे जैसे अनगिनत लोगों को दुखी किया है। हिंदू जनमानस इन धर्माचार्यों से सत्य सुनना चाह रही है। इन्होंने अर्ध सत्य बोला है, इनसे हम पूर्ण सत्य की अपेक्षा में बैठे हुए हैं। अब मैं बिंदु दर बिंदु पूरे षड्यंत्र को बता रही हूँ। दक्षिण भारत में आप देख रहे धर्मस्थला नाम की एक जगह है जहाँ से लाशें मिल रही है बच्चियों की। यहाँ पे बहुत गंदगी चलता है। यहाँ पे इतनी बड़ी गंदगी चलता है जो अगर बाहर बोले तो पूरा हिंदू समाज थूकेगा। वह है ये घर की बेटियाँ, इनके कजन्स में ही शादियाँ होती है या मामा के साथ शादी होती है। सोचिए कितनी गंदी रिवाज है। अगर उत्तर भारत के लोग यहाँ जाने लगेंगे तो थूकेंगे। इसलिए ये भाषा को एक मुद्दा बना के उत्तर भारत के लोगों को वहाँ काम को टिकने नहीं देना चाहते हैं। इनकी इस ऐसी गंदगी जहाँ पे है वहाँ बेटियाँ सुरक्षित कैसे रहेगी। यहाँ पे धर्मस्थला में इतनी बेटियाँ मिल रही है। इन्हीं के किसी कांग्रेसी नेता ने मिड डे मील शुरू किया था। ये मिड डे मील मतलब क्या है, दाना डालना, मच्छी पकड़ने के लिए जैसे दाना डालते हैं ना, वैसे ही मिड डे मील मतलब क्या, माँ बाप खाने को दे नहीं सकते तब बच्चों को भेज रहे, यानी भूखे मर रहे वो बच्चे, इनको चिन्हित कर लेते हैं। फिर आशा है, आंगनवाड़ी, इन सब के जरिए गरीब घर की बेटियों को चिन्हित कर लिया जाता है। एक और चीज़ है, बेटियों को शिक्षा के लिए स्कूल मिले, इसके लिए क्वेट को बढ़ावा दिया गया जानबूझ के। सोचिए तो इससे क्या है, ये सब एक मिलीजुली एक कोशिश रही है हिंदू समाज से बेटियों को किस तरीके से गायब करके बेचा जाए। कोख का दोहन होगा, या तो विधर्मी समाज में ब्याही जाएगी, या यहाँ पे जितनी विवाह के दायरे में सुरक्षित हो गई ठीक है, बाकी को कुछ एक को उच्च शिक्षा के नाम पे दिखाया जाए कि कितनी शिक्षित है, लेकिन इनका प्रतिशत कितना है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इनका प्रतिशत कितना है। क्या पूरे के पूरे समाज को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना देंगे? तो जिनमें योग्यता है वे खुद से बन जाए, लेकिन ज़बरदस्ती आपको हर किसी को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? इसके पीछे का मकसद क्या है, इसको समझिए। और सब लड़कियां जो ऐसा करना चाह रही है, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह क्यों बिक रहा होता, स्कूल की बच्चों के बैग में ये सब क्यों मिल रहा होता, इतने गर्भपात वगैरह क्यों हो रहे होते नाबालिग बच्चियों का। ये सब सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे कई आंकड़े हैं। एक डॉक्टर होने के नाते सरकारी अस्पताल और PSCs वगैरह में मैं ये सब कुछ देख चुकी हूँ। और माता पिता कितने अटपटे परिस्थिति में फंस जाते हैं। हेल्थ वर्कर्स वगैरह कैसी दृष्टि से देखते हैं घर के भाई बाप लोगों की तरफ। आप सोचिए वो कितने अपमानजनक स्थिति में रहते उस वक्त। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? इसका मतलब ही है कि 12-13 साल की बच्चियां वे एक्टिव हो रही है
और जब गर्भ निरोधक गोलियां खा रही है, गर्भपात वगैरह हो रहा है, कि उनके स्वास्थ्य पे इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। इसके बावजूद बाल विवाह करके, बाल विवाह शब्द को बोल के लोगों के हाथ बांध दिए गए। माता पिता अपनी बेटियों का विवाह नहीं दे पा रहे हैं और बाहर उनके साथ ये सब हो रहा है। और समाज के भीतर से कई ऐसी शक्तियां हैं जो सभ्य समाज के भीतर से ऑपरेट कर रहे हैं, सभ्य बन के ऑपरेट कर रहे हैं, और ऐसी बच्चों का चुपचाप होटलों वगैरह में सप्लाई का बंदोबस्त कर रहे हैं, जिसमें कि बच्चियां खुद नहीं समझ पा रही हो क्या रहा उनके साथ। उनके माता पिता कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियां उनके बैग से मिल जाए या उनको गर्भपात की नौबत आ जाए तो माता पिता बैकफुट में चले जाते। ऐसी जो अदृश्य शक्तियां हैं, इनको पूरे समाज में फैला दिया गया है। इंदिरा गांधी एक संदिग्ध महिला थी। उन्होंने जो परिवार नियोजन कार्यक्रम देश में लागू किया, उसके पीछे का मकसद गलत रहा है और इंदिरा गांधी को ये पता था। मैं बता दूं, पमेला बॉर्डर्स नाम की एक बच्ची ने आरोप लगाया था चंद्रस्वामी पे कि चंद्रस्वामी ने उसे दुनिया के सबसे पुराने इस गलत अनैतिक गतिविधि में उतारा है। और इसी चंद्रस्वामी को इंदिरा गांधी ने दिल्ली में जमीन दे रखा था, जिसमें उन्होंने बाद में नरसिम्हा राव की सरकार के समय बड़ा आश्रम खोला था। तो जमीन आवंटन करने वाली इंदिरा गांधी थी। तो सोचिए, ये महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ गलत गतिविधियां चला रही थी, और जिसके लिए इसने पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज को विदेशियों के हाथों गिरवी रख दिया अपने परिवार नियोजन के जरिए। ये परिवार नियोजन एक अत्यंत संदिग्ध काम बन चुका है, जो कि परिवार नियोजन वगैरह नहीं, सभ्य समाज के भीतर से अनैतिक गतिविधियों के ऑपरेट करने का जरिया बन चुका है। अब मैं बोल रही हूँ, इन्होंने किस तरीके से शिक्षा के नाम पे पूरे समाज में एक देह व्यवसाय का जाल फैला दिया है। सरकारी कॉलेजेस से मेडिकल और नर्सिंग की जो डिग्री ले रही है लड़कियां, और उनको सप्लाई किया जाता है। आपने आरजीकर कांड देखा क्या हुआ। अगर ये आरजीकर कांड नहीं निकलता तो लोग मुंह खोल के कुछ बोल भी नहीं पाते थे। इससे पहले 2011 में सरकारी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सेक्स फॉर मार्क्स रैकेट बाहर आया, जहां पे कि 18 साल से उस कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन रही लेडी ऑप्थेल्मोलॉजी की लेडी प्रोफेसर को बर्खास्त किया गया। यानी कि सेक्स फॉर मार्क्स रैकेट जैसे काम चल रहे थे। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि ये काम होता है। गेहूं घुन में कैसे फ़र्क किया जा सकता है, लेकिन आप ही समझ लीजिए हो रहा है, क्योंकि अभी तक का इतने वीडियोस जारी होने के बावजूद कोई लेडी डॉक्टर या नर्स सामने आके कोई काउंटर वीडियो नहीं बना रही और नहीं कह रही कि नहीं ऐसा नहीं होता है। सत्य यही है कि पीजी के दौरान गायनी जो लेडी डॉक्टर्स रहती है, उनके शायद थीसिस और पास फेल के नाम पे उनको होटलों में सप्लाई कर दिया जाता है, उनके वीडियो वगैरह बन जाते हैं। जीएनएम की सिस्टर्स है, उनका तो होता ही है। नर्सिंग 17-18-19 साल की उम्र में जो जीएनएम की ट्रेनिंग लेती है, उनके लिए ये बाध्य होता है कि वे हॉस्टल में रह के ही जीएनएम की पढ़ाई करेंगी। उस दौरान उनका सप्लाई हो जाता, उनके भी वीडियो वगैरह बन जाते हैं, और इन वीडियोस को दिखा के इनको हमेशा एक दलदल में फंसा रखा जाता है, और इनको या इनके जरिए दूसरों को सप्लाई किया जाता है। नर्सेस के लिए ये तक का है प्रावधान कि अगर किसी सिस्टर ने जीएनएम की ट्रेनिंग सरकारी से लिया है तो बाध्यता मूलक है ये सरकार के लिए कि वो उस नर्स को किसी न किसी पीएससी या सरकारी किसी न किसी अस्पताल में नौकरी देना ही पड़ेगा। सोचिए, ऐसा अगर बाध्यता मूलक है सरकार के लिए और सिस्टर को नौकरी मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसी सिस्टर्स पूरे व्यवस्था में फैल जाएंगी। इनसे हर कोई विवाह करना चाहेगा, और फिर उनकी सैलरी और उनके पेंशन वगैरह के लिए। तो बताइए ये क्या चल रहा है। आप बोलिए कि एक जीएनएम सिस्टर जो है उसको बाध्यता मूलक है सरकार के लिए कि उसको नौकरी देना ही पड़ेगा, उसकी सैलरी के चलते उसका विवाह वगैरह कभी रुकेगा ही नहीं। और अगर वो सप्लाई हो रही है तो वो एक विवाहित महिला और माता बन के पूरे समाज में फैल चुकी है। मैं ये सब बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन समाज जिस बारूद के ढेर पे बैठ चुका है, ये सत्य बाहर लाना बहुत जरूरी है। तो आपकी जो लेडी डॉक्टर्स है, गायनिक की डॉक्टर्स और नाइटिंगेल बाई लोग जो है, ये नर्सिंग जीएनएम वाली, इसके बाद एक एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग स्टाफ खड़ा किया गया है, उसके बाद आशा है और आंगनवाड़ी है। ये दिखने में जो लग रहा है ना
कि बहुत प्रगतिशील एक स्वास्थ्य तंत्र हम खड़ा कर रहे हैं, नहीं। या आपकी बेटियों को चुपचाप होटलों में सप्लाई करके समाज के स्तर पे देह व्यवसाय चलाया जा रहा है, उसी का पूरा ढांचा है। शायद प्रेमानंद जी महाराज और अनुरुद्धाचार्य महाराज जो साध्वी ऋतंभरा सिस्टम में काम नहीं करती, इसलिए उनको उनकी जानकारी न हो। फिर भी अगर उनको जानकारी ना भी हो, उनको ये जानकारी तो है कि गर्भपात वगैरह हो रहा है और विवाह से पहले लड़कियां होटलों में जा रही है, तो वे हिंदू मैरिज एक्ट रद्द करने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट और परिवार नियोजन यानी गोबर बुद्धि और लो महिला के ये दो करतूते हैं ना, इसने हिंदू समाज को देह व्यवसाय का अड्डा बना दिया, पूरे सभ्य समाज को। अब आप गेहूं और घुन में कैसे फर्क करेंगे, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम कब तक का छुपे रहेंगे बाल विवाह की आड़ में। एक और बात मैं बताती हूँ, कोई भी गायनिक महिला या नर्सिंग स्टाफ ने कभी आगे आके कोई वीडियो बना के कहा है कि बाल विवाह का जो कॉन्सेप्ट है ये झूठ है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको आज सच बता रही हूँ। भले मैंने ENT लिया है, लेकिन ऑल इंडिया PG से मुझे गायनिकोप्सी मिला था महाराष्ट्र के मिरज में, सांगली मिरज में। और मैंने पढ़ा अपने MBBS के दौरान जो गायनिक का जो जच्चा बच्चा का जो हॉलैंड ब्रू होता है ना, उसे अक्षर पढ़ा था। और मैं साफ शब्दों में कहती हूँ, उस किताब में भी, और आप कोई भी किताब पढ़ ले, उसमें साफ लिखा रहेगा कि जो उम्र बढ़ती जाती है, पेल्विस के जो जहाँ पे बच्चा पल रहा होता है और जहाँ से निकल रहा होता है बच्चा, उसके जो लिगामेंट्स होते हैं वो उम्र के साथ ज़्यादा लचीले नहीं रह जाते हैं। जितनी उम्र ज़्यादा महिला होगी उतना ही ज़्यादा सीज़र की ज़रूरत पड़ने लगेगी। 30 साल के बाद सीज़र अनिवार्य सा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा लचीला और सबसे आसान डिलीवरी यही 15, 16, 17 साल की आयु में ही रहता है। जबकि हमारे तंत्र में शरारतीपूर्ण तरीके से इस आयु को चाइल्ड मैरिज करके हम लोग को नीचा दिखा के, दकियानुसी दिखा के इस आयु को जानबूझ के पार कराया जाता है। और ये आयु पार कराने के लिए पूरा फैमिली प्लानिंग यानी कि गर्भ निरोधक और अबॉर्शन सेंटर्स खोल दिया गया समाज में, जिसको कि विवाहित महिला कम और आपकी 12, 13, 14, 15, 16 साल की बच्चियां ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। सोचिए हमें कहाँ फंसाया गया है। चाइल्ड मैरिज बोल के कुछ होता ही नहीं है। चाइल्ड मैरिज कहते हैं अरब की दुनिया में जो हुआ था, जिसको लेकर नुपुर शर्मा को गला काटने के लिए दौड़ रहे थे और उसके हक में कुछ बोलने वाले को गला काट दिया गया। और जब उस फिल्म को अब अटका के रखा गया, उसे बोलते चाइल्ड मैरिज। हमारे यहाँ जो होता था वो नहीं। और आज भी अगर पूरी तरह से ये ताकतें हमारे समाज पर हावी नहीं हो पाए हैं, तो उसका मुख्य कारण है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं, अच्छी बात है। लेकिन जहां आपके बच्चों को आप ऐसा माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको गाली देने के बजाय आप समझिए कि आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, आप माहौल नहीं दे पा रहे, तो आप उनका विवाह करा दें। और यही हुआ है। 50% विवाह आज भी 14 साल की आयु में हो जा रहे हैं और सबके सब माताएं मर जा रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी हो जा रहा है, बच्चों का चाइल्ड मोर्टेलिटी हो जा रहा है। ऐसा तो नहीं है। तो फिर जबरदस्ती में हवा क्यों फैलाया गया है? आज भी इतनी विवाह हो रहे हैं, तो जब वो सब नहीं मर जा रहे, उनके बच्चे नवजात बच्चे नहीं मर जा रहे, तो ये सीजर चलाए रखने के लिए, गर्भ निरोधक चलाए रखने के लिए, अबॉर्शन चलाए रखने के लिए, लव जिहाद चलाए रखने के लिए क्यों ये चाइल्ड मैरिज का झूठ फैलाया गया है? देखिए, जिस माता पिता को अपनी बेटी को 30 साल में ब्याह कराना है, अगर बच्ची पढ़ाई लिखाई कर सक रही है तो कराया। आज जिसको 14 साल में कराना है वो भी कराओ, जिसको 18 साल में कराना है वो भी कराओ, जिसे 20 साल में, जिसको 25 साल में वो भी कराए। मतलब ये माता पिता और एक समाज और एक जगह की अपनी निजी मर्जी हो सकती है। पूरा दिल्ली से पारित कोई कानून नहीं हो सकता है कि पूरे देश पे लागू कर दिया जाए और उसके अधीन ही सबको रहना पड़े। उसके अलावा जो भी विवाह होगा वो गैर कानूनी और अवैध होगा। तो क्या हमारे देश की 50% आबादी अवैध है? बकवास हो रहा है। चाइल्ड मैरिज के नाम पे आपको फंसाए रख। सोचा है कभी क्यों बेकार में 8वीं तक का जो शिक्षा कंप्लीट हो जाती है उसे 10+2 करके क्यों बढ़ाया गया है? 9, 10, 11, 12 4 साल जबरदस्ती आपके बच्चों का बेशकीमती समय बर्बाद किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू को फंसाए रखने के लिए। ये कोक युद्ध है जिसके लिए 4 साल को जबरदस्ती ऐड किया गया है।
आपके लड़के लड़कियों को जबरदस्ती 4 साल तक भटकाए रखा जाता है, जबकि 14 साल के बाद ही ये ऊंची शिक्षा किसी एक अपने पसंद के सब्जेक्ट को लेके ऊंची शिक्षा के लिए परस्यू कर सकते हैं। हमारे धर्माचार्य हिंदू मैरिज एक्ट रद्द करने की बात अपने मुंह में क्यों नहीं ला पा रहे हैं, मुझे नहीं पता। उनकी क्या मजबूरी है? क्या उनको जानकारी नहीं है देश के इस कानून की या व्यवस्था में चल रहे इस गलत काम की? अब हम आते हैं दहेज पे। हमारे कानून पैतृक संपत्ति में लड़की को अधिकार देने के नाम पे कानून ला रहे हैं, और क्या कितनी लड़कियों के पास समय रहेगा मायके में जाके ऐसे कानूनी पचड़ों में फंसने का, जबकि हजारों सालों की हमारी सभ्यता ने लड़की को मंडप में पूरे समाज के सामने उसका हिस्सा पैतृक संपत्ति में जो होता है उसे दे देने का प्रावधान रखा है। उसे जेवर के तौर पे और स्वेच्छा से दी हुई धनराशि के तौर पे, जिसे कि दहेज कहते हैं, उसका हिस्सा पैतृक संपत्ति में दे दिया जाता है, पूरे समाज के सामने दिया जाता है, ताकि दिख जाए कि उसके साथ कोई भी बेईमानी नहीं हुई है। ये अत्यंत पारदर्शी और सही तरीका था। इसे दहेज उन लालची लोगों ने बनाया है, सिर्फ पुरुष ही नहीं, लड़कियों की साइड से भी उन लालची लोगों ने बनाया है जो अपनी बेटी को अपनी औकात से बाहर जाके किसी बड़े घर में रिश्ता करना चाहते हैं। वे अपनी बेटी को एक बड़े घर में दे देना चाहते हैं, बड़े सरकारी नौकरी वाले के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, जबकि उनकी अपनी औकात वैसी नहीं है। आप अपनी बराबरी में अपनी हैसियत में आप विवाह दीजिए तो आपको तो दहेज की दिक्कत नहीं होगी। और जब ऐसा होगा नहीं तो जो दहेज की मांग कर रहे हैं उनको भी तो लड़कियां नहीं मिलेगी, तब झक मार के उन्हें बगैर दहेज की अपनी बेटे की शादी देनी पड़ेगी। तो ये जो दहेज करके जो किया गया था ये भी एक झूठ था। लड़कियों को जलाया जा रहा है। आप अपनी बेटी की शादी मत दीजिए ऐसी जगह में जहाँ पे दहेज मांग रहे हैं, आप अपनी हैसियत में दीजिए। सरकारी नौकरी अगर सरकार बंद कर दे, निजीकरण कर दे, तो सरकारी नौकरी अगर नहीं रहेगा तो दहेज भी नहीं रहेगा। लेकिन पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के नाम पे कानून न बना के सीधे ढंग से पूरे समाज के सामने मंडप में ही बेटी को उसके हिस्से की संपत्ति मिल जाए, और ये प्रावधान भी रहा है और ये सही भी है, और मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिख रहा। हम सबको ऐसे ही मिला है हमारा हिस्सा, और कई लड़कियों को मिल रहा है। इतने हजारों सालों से चल रहा है। जबरदस्ती में समाज में कुछ ना कुछ कर करके अगर कानून बना के परेशानियां पैदा की जा रही है, तो ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो समाज में समानांतर एक अर्थतंत्र चलाना चाहते हैं, जो आपकी बच्चियों के शरीर के से होकर जा रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट और इंदिरा गांधी का परिवार नियोजन के बाद ये भी एक है। उसके बाद भ्रूण हत्या का झूठ फैलाया गया और ऐसा दिखाएगा पूरे हिंदू समाज में कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है। मैं तो कहूँगी अगर आपको यही सब करना और हिंदू मैरिज एक्ट रद्द नहीं करना है तो कन्या भ्रूण हत्या उल्टा आप कानूनन मान्य कर दें, क्योंकि आप अपनी बेटियों को अगर समाज में साफ माहौल दे ही नहीं पा रहे और हिंदू मैरिज एक्ट रद्द करने की मांग करने का साहस ही नहीं कर पा रहे, अपनी जुबान पे ये बात ला ही नहीं पा रहे धर्माचार्य होने के नाते, तो आप प्रगतिशील बनने का ढोंग भी ना करें। आप सीधे से बोलिए कन्या भ्रूण हत्या का कानून लाया जाए। अगर हिंदू मैरिज एक्ट रद्द नहीं होता तो कन्या भ्रूण हत्या का ही आप ले आइए। आप अपनी बेटियों को सही माहौल दे ही नहीं पा रहे। कन्या भ्रूण हत्या का झूठ क्यों फैलाया गया था? क्योंकि अमर्त्य सेन नाम के एक व्यक्ति ने बोला था कि 5 करोड़ के करीब लड़कियां गायब हो जाती है। अब वो 5 करोड़ का बात जब उन्होंने कहा, हमारे तंत्र में हड़कंप मच गया। तब उनको जल्दी बोस बेसमैन पुरस्कार वगैरह दे के उनका मुंह बंद करवा दिया गया। लेकिन सत्य यही है कि लिंग अनुपात में ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए लड़कियां नहीं मिलती। असल बात यह है कि प्रकृति के अनुसार जहाँ गाय और गंगा है वहाँ पे प्रकृति ही प्रकृति के अनुसार ही काम होगा, और वहाँ पे 1000 लड़कों के मुकाबले 1025 से 30 के करीब लड़कियां जन्म लेती है। अगर विराट हिंदू समाज में देखा जाए तो इनकी तादाद 5 करोड़ के करीब होती है। तो ये 5 करोड़ की लड़कियां जाती कहाँ है? इन्हें कहाँ बेचा जाता है? क्या हमारे देश से कोई बड़ा ऑर्गेन रैकेट वगैरह चलता है? क्यों मोदी जी की निर्मला सीतारमन ने सफाई से अचानक से चुपके से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीकाकरण का कार्यक्रम की घोषणा कर दी 9 से 14 साल की कुमारी आयु की लड़कियों के लिए, जब सब
टीका लड़का लड़की दोनों को मिलता है, तो ये वाला टीका सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों हुआ? क्या निर्मला सीतारमण जी बोल पाएंगी? इसका जवाब दे पाएंगी? क्या मोदी जी बताएंगे? सब समझने की बात है। इतना माहौल बनाया गया देश में, जनसंख्या नियंत्रण, और क्या किया इन्होंने? इनके राकेश श्रीवास्तव और स्मृति ईरानी ने सफाई से लोकसभा और राज्यसभा में क्या किया? इन्होंने हिंदू बेटियों की विवाह की आयु को 18 से 21 कर दिया। तो यानी कि 18 से 21 तक का जब एक लड़की की शादी नहीं होगी, फिर उसके जो उसको फिर बरगला के कॉलेज गर्ल सप्लाई रैकेट चलाएंगे। तो सोचिए, स्कूल स्तर से आपकी बेटियों को फंसाया जा रहा है। और आरएसएस कोई बहुत अच्छा संगठन है ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। इनके आरएसएस में लड़कियों की एंट्री नहीं है। अब तो इनके जो प्रचारक है ना, उनके ब्लू वीडियोस निकल रहे हैं बंगाल में, ये खुद निकाल रहे होंगे। तक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कौन जाके इनका वीडियो बनाएगा? इनके भीतर के लोग ही बना बना के आपस में एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उसी ब्लैकमेल के चलते ये हिंदू हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। इनसे हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि हिंदू मैरिज एक्ट को रद्द करेंगे। तो ये बात है। और इनकी महिलाओं की राष्ट्रीय सेविका संघ है, यानी कि वहाँ पे पुरुषों की एंट्री नहीं, यहाँ पे महिलाओं की एंट्री नहीं। लेकिन इनके स्कूल सरस्वती शिशु बाल मंदिर, वहाँ पे क्वेट चलाते। क्वेट क्यों चला रहे हैं? कॉन्वेंट तो क्वेट नहीं चला रहे, बिरला तो क्वेट नहीं चला रहे, तो ये लोग क्यों क्वेट चला रहे हैं? यानी इनका कोई एक साठगांठ है विदेशी ताकतों के साथ। जो भी हो, इनका है या नहीं है, लेकिन क्वेट गलत है। तो आपके ऊपर ये सब कुछ थोपा जा रहा है जबरदस्ती। तो बाल विवाह, दहेज, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब करके हिंदू बेटियों की किसी भी तरीके से विवाह नहीं होने देना, और उस दौरान उनको सप्लाई करना। जो उनकी विवाह हो जाए, उनका पूरे समाज में फैलाए गए गायनिक बाई और नाइटिंगेल बाई लोग के जरिए सीजर करा देने की कोशिश होना। अगर ये महिलाएं आगे आके बोलने लगे, गायनोकोलॉजिस्ट और नर्सिंग स्टाफ लोग आके बोलने लगे कि लिगामेंट सबसे ज़्यादा लचीला 15, 16, 17 साल की उम्र में होती है, और इस उम्र में प्रसव सबसे ज़्यादा आसान होता है, तो इनके ब्लू वीडियो समाज में सर्कुलेट होने लगेंगे। ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, इसीलिए लोग नहीं बोलेंगी। चाइल्ड मैरिज का हवा बनाए रखा जाएगा, दहेज का हवा बनाए रखा जाएगा, और सबसे ज़रूरी है बहु विवाह। कई विवाह जो है ना फंक्शनल नहीं हो रहा है, जहाँ पे महिला सोच लीजिए विवाह हो गया, 2-3 बच्चे भी हो गए, लेकिन पुरुष के साथ उसके पट नहीं रहता। अब अगर पुरुष बाहर की दुनिया में हिंदू मैरिज एक्ट के चलते क्या करता है, बाहर की दुनिया में जाता है, मुंह मारता है, वहाँ का माहौल को गंदा करता है, और मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू पुरुष ये सब गंदे काम करने लगते बाहर की दुनिया में। वहाँ पे लड़कियाँ फंसाने की कोशिश करते, इसके लिए उन लड़कियों को स्मार्ट और इस टाइप की बनाने की कोशिश होती है। अगर वो लड़कियां फंसती नहीं है तो उनको काम नहीं करने दिया जाता आसानी से। मेडिकल लाइन में क्या करते, ऑपरेशन वगैरह नहीं देते। ऐसे ऐसे लीचर टाइप के प्रोफेसर होते हैं जो लड़की उनके लिए अवेलेबल होंगी उसी को सिर्फ ऑपरेशन देंगे, और जो लड़की नहीं होंगी या दिखेंगी कि जिसके पीछे भाई वगैरह खड़े हैं, यहाँ तो आसान नहीं है, तो वो क्या करते, कुछ नहीं बोलते, लेकिन उस लड़की को ऑपरेशन नहीं देंगे, एकलव्य बना के रख देंगे। एक तरीके से आप बोलिए तो आप समझ लीजिए कि आपका अपना हिंदू समाज, मुसलमान तो बाद में आ रहा है, आपके अपने हिंदू समाज का पुरुष ही है जो जब अपनी विवाह से एकदम ऊब चुका है, घर में पत्नी के साथ बन नहीं रहा, लेकिन वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता, तब वो वर्क प्लेस में जाके कार्य क्षेत्र में अविवाहित कम उम्र की लड़कियों को फंसाता है, मुंह मारता है। तो आप बोल रहे लड़की मुंह मार रही है, लड़की मुंह ना मारे इसके लिए आपको तो लड़कों के लिए बहु विवाह रखना पड़ेगा, क्योंकि कम उम्र के बच्चे लड़के सब नहीं करते, ये ज़्यादातर शादीशुदा आदमी लोग करते गंदगी, जो अपनी विवाह से ऊब चुके हैं। और आपने हिंदू मैरिज एक्ट के आड़ में उनको एक ऐसा कानून दे दिया कि वो गंदगी सब कर लेंगे, लेकिन जिम्मेदारी आज जो ही आएंगी वो हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला देके पीछे हट जाएंगे कि एक पत्नी है घर में। तो आप सोचिए समाज में आपने जब ये सब गंदे काम चल रहे थे और अपने हिसाब से मुताबिक चल रहा था, अपना स्वार्थ मुताबिक चल रहा था, सब चुप बैठे थे। जब ये गंदगी घर की चौखट तक का आने लग गए, जब ऐसे लड़के मुंह मारने के बाद शादी भी करने लग गए, जिम्मेदारी लेने लग गए, तब दिक्कत होने लग गई और बोल रहे लड़कियां मुंह मारती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप ट्रैफिकिंग करके लड़कियों को एक कमरे में बंद कर दे जीबी रोड में और फिर बोले अपनी पवित्रता साबित करो। भाई आप जब तक आप भारतीय समाज से, हिंदू समाज से हिंदू मैरिज एक्ट की गंदगी को नहीं हटाएंगे, तब तक का कैसे आप लड़कियों को बोल सकते पवित्रता बनाए रखने की। मुझे इतनी उम्मीद थी प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी और साध्वी ऋतुम्भरा से कि ये
तीनों सामने आके हिंदू मैरिज एक्ट रद्द करने की बात करेंगे। ये लोगों ने ऐसा नहीं किया, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। आप आगे की, आपको शायद पता नहीं है, इन लोगों को शायद पता नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, या पता है वे साहस नहीं कर पा रहे। अगर वे कहेंगे तो समाज में हड़कंप मच जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन पूरा समाज समझ पा रहा है कि समाज में क्या हो रहा है। हमारी जो ये विराट हिंदू सभ्यता संस्कृति बच पाई है वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज पे। एक समय रहते आपको लड़की का विवाह कराना है और उसे एक सुरक्षित जगह देना है जहां वो अपना परिवार शुरू कर सके। ये बाल विवाह जिसे कहा जाता है, और दहेज और बहुविवाह, ये तीनों चीज जिनको कि हिंदू मैरिज एक्ट में और हमारे बाकी कानूनों में प्रतिबंधित करके गैर कानूनी बना के रखा गया है ना, उसी के बलबूते 800 साल तक का हमने तलवार से तोप का मुकाबला किया था। अगर ये नहीं होता तो हम ये कोक युद्ध में माहिर इन विधर्मियों के सामने हार चुके होते। हम सीरिया, लीबिया और आधा अफ्रीका ईसाई, आधा अफ्रीका मुस्लिम बन चुका है, वैसा ही भारत बन चुका होता। हम टिके हैं तो इन 3 चीजों के कारण। हमें गर्व से मानना पड़ेगा कि अब हमारी जनसांख्यिकी इतनी बिगड़ चुकी है कि हमें गर्व से मानना पड़ेगा कि हमारे पुरखों ने जनसांख्यिकी की लड़ाई लड़ी थी सूझबूझ से, जिसमें दहेज बोल के जिसे गैर कानूनी बनाया गया, बहुविवाह, बाल विवाह, ये सब थे। ये हमारे दादी नानी के पुराने आजमाए हुए नुस्खे हैं, अन्यथा हम हार चुके होते। पूरी दुनिया को कोक युद्ध में माहिर इन विधर्मियों ने पूरी दुनिया को नरक में तब्दील कर दिया। सिर्फ भारतीय सभ्यता संस्कृति अकेले बची थी, लेकिन इसको भी क्या किया है, ये खत्म नहीं कर पा रहे तो इसको जीबी रोड बना दे रहे। आज हिंदू मैरिज एक्ट अगर रद्द नहीं होता है तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते गेहूं और घुन में कोई फर्क है। तो हमारा पूरा समाज क्या है बताइए? ऐसी सभ्यता संस्कृति का क्या मतलब है? हमारे धर्माचार्य कब साहस करके सामने आएंगे और हिंदू मैरिज एक्ट को रद्द करने के लिए कहेंगे? और साथ ही देश भर की जितनी गायनोकोलॉजिस्ट और नर्सेस है, इनको आड़े हाथों लेना बहुत जरूरी है। ये बताए कि पेल्विस के लिगामेंट्स किस उम्र में सबसे ज्यादा लचीले होते हैं। अगर इनसे ये बात, इस पे कोई बहस ना कर सके तो आप समझ लीजिए इन सब के वीडियोस है, और अगर इनने मुंह खोला तो इनके वीडियोस बाहर निकल आएंगे। पोप की, वेटिकन की ताकतें और खाड़ी में बैठे मुसलमानों की ताकतें, ये मिलके पूरे देश भर के पूरी व्यवस्था में फैले हुए हैं, और इनका खेल पूरी तरीके से महिलाओं के जरिए चल रहा है। उसमें गायनी बाई और नाइटिंगेल बाई लोगों का बहुत अहम किरदार है। इनसे सवाल जवाब बहुत जरूरी है। सीजर इतना क्यों हो रहा है? हिंदू महिलाओं में ऐसा क्या है कि इनके पेट को काट के बच्चा निकालना पड़ता है, और मुस्लिम और ईसाइयों में ऐसा क्या है जो उनको नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है? और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो हमारे एजेंसीज को उनके वो वीडियोस निकालने पड़ेंगे जिनके बलबूते इन्होंने पूरे सिस्टम में फैल के इस गंदगी को फैला रखा है। इनके पीजीशिप के दौरान और इनके जीएनएम की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें किन होटलों में भेजा गया, वहाँ पे कौन से वीडियो बने इनके, उन होटलों में आने वाले वो लोग कौन होते हैं, ये सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। और एक व्यक्ति को अभी दूरदर्शन के लिए 14 करोड़ रुपए दिया गया। इसने अपने शुरुआती दौर में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें एक सरकारी टीचर को पकड़ा गया था। दिखाया गया था कि वो लड़की सप्लाई करती है, 8वीं की 9वीं की लड़की, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको तिहाड़ भेज दिया गया किसी मामले में, और फिर निकाल भी लिया गया, और वो महिला किसी दूसरे मामले में, और वो जो महिला थी, टीचर थी, उनको बरी कर दिया गया। बाद में जिनने ये स्टिंग ऑपरेशन उनके खिलाफ करवाया था, उनके साथ इनका ना कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। आप बताइए तो हम में से अगर कोई सम्मान इज्जतदार लोग हैं, हमें अगर कोई जेल में भेजता है, हम तो उसके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे जिसमें किंचित मात्र भी आत्मसम्मान होगा कि अपने को जेल में, वो भी लड़की सप्लाई जैसे आरोप में जेल में भिजवाने वाले के साथ, क्या हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे अगर हम सम्मानजनक लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं? लेकिन वो टीचर के नाम खुराना, मैथ्स की टीचर थी, उन्हें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया। बताइए तो उस समय मामले को रफा दफा भले किया गया। साफ दिख रहा है कि स्कूल स्तर में सब काम चल रहा है। स्कूल स्तर में 12, 13, 14 साल की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। इसके छुपाने की बहुत कोशिश हुई। 1990 में भैरव शिव शेखावत की सरकार के समय मामला बाहर आ रहा था, तभी से जैसे तैसे लव जिहाद का मामला करके इन्होंने रफा दफा किया।
बीजेपी आरएसएस इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, समझौते हो चुके हैं, इनके लोगों की इतने वीडियो वगैरह हो चुके, कुछ भी मामला बाहर आता है लव जिहाद करके जैसे तैसे मामले को रफा दफा करते। कभी कोई झांगुर बाबा होता, कभी कोई चिश्ती होता, कोई होता, वह सामने से अपने सीने पे वार जरूर लेता, जेल चला जाता है, लेकिन इनको मजबूर छोड़ देता, ये समझौता करने पे बाध्य हो जाते। ऐसा करते करते क्या होगा आने वाले वक्त में, हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे हमारे देश में। हमें, मैं धर्माचार्य से कह रही हूँ, एक नट बोल्ट अगर टाइट हो, पूरा मशीन ठीक हो जाता, कल पुर्जा पूरा ठीक हो जाता, अगर एक कहीं पे कोई एक जगह पे वार किया जाए। और वो हिंदू मैरिज एक्ट, इसको समय रहते रद्द कर दे। इसको रद्द करने की मांग करने का कोई एक धर्माचार्य आगे आके साहस दिखाए। अर्ध सत्य बोल बोल के आप हिंदू समाज का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। राष्ट्र चिंतन मनन करे। वंदे मातरम।